हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ क्लास 11th। हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के लास्ट पार्ट पर। और आज हम बात करेंगे कि केस स्टडीज क्या होती हैं। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है केस स्टडीज जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, लेकिन हम थ्योरेटिकली भी समझेंगे कि केस स्टडीज क्या होती हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, किस तरह से केस स्टडीज को यूज किया जाता है साइकोलॉजी में एज एन इंक्वायरी। इसके अलावा जो एक और टॉपिक हमारा आज का मेन रहेगा वो रहेगा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में। तो चलिए आज का क्विकली वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम समझेंगे कि केस स्टडीज जो होती हैं वो इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। ये जो नोट्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जाके इसको रिसीव कर सकते हैं। उसका लिंक आपको कमेंट्स में मिलेगा, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और बहुत कुछ आपको वीडियोस के फॉर्म में चैनल पर मिलेगा। तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और लिंक को भी जरूर विजिट करिएगा। चलिए, तो हम केस स्टडी शुरू कर चुके थे कि केस स्टडीज इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन होता है। जब भी किसी चीज को हम डीपर में इन्वेस्टिगेट करेंगे तो जाहिर सी बात है एफर्ट ज्यादा लगेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा और बहुत सारे मेथड्स भी लगेंगे। तो केस स्टडी एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम वेराइटी ऑफ सोर्सेज का यूज करते हैं, वेराइटी ऑफ मेथड्स का यूज करते हैं। ये खुद में एक मेथड ना होके ग्रुप ऑफ मेथड्स कह सकते हैं हम केस स्टडी को। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है इज मेनली बायोग्राफिकल एंड रिलेट टू इवेंट्स। किसी भी इंडिविजुअल के पास्ट के बारे में हो सकती है, प्रेजेंट के बारे में हो सकती है, करंटली उसके लाइफ में जो चल रहा है उसके एवरीडे रूटीन के बारे में हो सकती है, एवरीडे लाइफ के बारे में भी हो सकती है। ये अपने आप में एक रिसर्च मेथड नहीं है, लेकिन रिसर्चर इस मेथड की हेल्प से डेटा कलेक्शन करते हैं। तो जैसे मैंने आपको भी बताया कि केस स्टडी में डिफरेंट मेथड्स भी यूज होते हैं, जिसके बाद केस स्टडी अपने आप में एक रिसर्च मेथड बन पाती है। इस यहाँ पर जो प्रोसीजर यूज होते हैं केस स्टडी में, उसका मतलब ये हो गया कि रिसर्चर प्रोवाइड्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर। और ये कहाँ से निकलता है? जो भी डेटा हमारे पास कलेक्ट हो पाता है उसी से ये डिस्क्रिप्शन बिहेवियर का निकल पाता है। मीन्स अगर हम किसी पर्सन के किसी पर्टिकुलर बिहेवियर पर रिसर्च करना चाहते हैं तो जो डेटा हम ऑब्जर्व करेंगे उससे हम एनालाइज करते हैं, और यही केस स्टडी का मेन पर्पस होता है। इसमें जो क्लाइंट होता है वो भी अपने इवेंट्स के बारे में, अपने पॉइंट ऑफ व्यू, डिटेल सारी चीजें देता है, और ये एक कलेक्टिव वर्क होता है। केवल रिसर्चर का ही अकेले काम नहीं होता है। रिसर्चर जब इस फील्ड में वर्क करता है तो काफी बार कई लोगों की हेल्प लेता है। जैसे मान लीजिए वो किसी पर्सन के डिसऑर्डर के बारे में कोई रिसर्च कर रहा है तो फैमिली की हेल्प लेगा, फ्रेंड्स की हेल्प लेगा, उसके टीचर्स की हेल्प ले सकता है, उसके कुलीग्स की हेल्प ले सकता है। तो ये कलेक्टिव एफर्ट्स भी होते हैं जिसे हम केस स्टडी कहते हैं। कैसे हम डेटा को एनालाइज करते हैं और इंटरप्रिटेशन को करते हैं इंफॉर्मेशन के थ्रू। जब भी कोई डेटा कलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद वो डेटा जब हमारे पास आ जाता है उसका इंटरप्रिटेशन करना हम शुरू करते हैं। डिसाइड जो रिसर्चर होता है वही डिसाइड करता है हमें क्या उसमें से सेलेक्ट करना है और क्या रिजेक्ट करना है, क्योंकि बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन ली जाती है केस स्टडी में, जरूरी नहीं है हर चीज हमारे काम की हो। तो यहाँ पे गुड केस स्टडी वही होती है जो ये क्लियर हो कि उसको करना क्या है। सब कुछ लेके हाँ उसको खिचड़ी नहीं बनानी है, उसको रिलेटेड पॉइंट लेने हैं और उसी पर वर्क करना है। केस स्टडीज की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने में हेल्प करती है, और साथ ही वो इन्फॉर्मेशन क्वालिटेटिव होती है, मतलब क्वालिटी की फॉर्म में होती है, और रिसर्च के लिए एक इंसाइट भी देती है हमें एक डीपर में जाके, क्योंकि हम रिसर्च करते हैं, और हमें परमिट करती है इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन में भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ये इसकी कुछ स्ट्रेंथ हो गई। लिमिटेशंस की बात करें तो वास्तव में बहुत ही डिफिकल्ट है इसे रेप्लिकेट करना, और यहाँ पे साइंटिफिक रिगॉर की भी कमी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जो भी पर्सन यहाँ पे केस स्टडी को कर रहा है और कई लोगों से वो जुड़ता जा रहा है केस स्टडी में, तो सबके अपने अपने ओपिनियंस, वैल्यूज, बिलीफ्स का भी इंटरफेरेंस यहाँ पे आ जाता है। तो वो चीज कॉग्निटिव बायस यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिलता है। जब हम इसकी बात करते हैं केस स्टडी की, कॉग्निटिव बायस हमें देखने को मिलते हैं, मतलब हमारा जो भी मेंटल बायसनेस हमारे अंदर है वो चीज हमें उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। रिसर्चर के खुद के सब्जेक्टिव फीलिंग्स केस स्टडी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। रिसर्चर बायस भी हो सकती है और कॉग्निटिव बायस भी हो सकती है। टाइम कंज्यूमिंग काफी ज्यादा है और एक्सपेंसिव भी हो जाती है, क्योंकि जब कई बार ऐसा होता है कि टाइम कंज्यूम होने की वजह से टाइम का कंजम्पशन भी होता है, और बाकी सारे जो भी रिसोर्सेज हम यूज करें उसकी वजह से एक्सपेंसिव हो जाती है। जो वॉल्यूम है डेटा का, टुगेदर विद द टाइम रिस्ट्रिक्शंस इन प्लेस इम्पैक्टेड ऑन द डेप्थ ऑफ एनालिसिस। कई बार जो इतना ज्यादा डेटा होने की वजह से जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाते हैं कि हम उसको सबका यूज कर सकें। तो कुछ लिमिटेशंस तो होती ही हैं केस स्टडीज की। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपसे 3 मार्क्स में पूछा जाता है। ये दोनों टर्म्स के डिफरेंशिएशन पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स में एग्जाम में आता है।
जो अभी तक हम बात कर रहे थे, मैंने थोड़ा फास्ट किया है आज का वीडियो, एक तो हमारा चैप्टर भी एंड हो रहा है, उसकी भी खुशी है हमें, और दूसरी बात ये भी है कि केस स्टडी के बारे में बच्चे खुद भी लिखते हैं। जो मैं आप ये जो नोट्स आप देख रहे हैं, ऑफ कोर्स इससे तो आप पढ़ेंगे ही, मेरे समझाने के बाद आप उसको लिखेंगे। हम अननेसेसरी टाइम नहीं लगाएंगे ऐसे टॉपिक्स पे जो हमारा ज्यादा टाइम नहीं मांग रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, आपको लगता है मैं बहुत ज्यादा फास्ट आज हो रही हूँ, तो प्लीज कमेंट्स में आप जरूर ड्रॉप कीजिएगा। आप देखते हैं कि मैं हमेशा कमेंट का रिप्लाई जरूर करती हूँ। तो आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च की बात कर रहे थे। क्वांटिटेटिव का जो मतलब है वो क्वांटिटी वर्ड पे फोकस करता है ना, क्वांटिटी पे फोकस। जब क्वांटिटी की बात होती है तो नंबर की बात आ जाती है। नंबर का मतलब ये हो गया जिस रिसर्च को हम ग्राफ में, नंबर में रिप्रेजेंट कर सकें, ऐसी रिसर्च जिसको हम एक कैलकुलेटिव वे में दिखा सकें, वो रिसर्च कहलाती है क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसकी हेल्प से इट इज यूज्ड टू टेस्ट और कंफर्म थ्योरीज एंड अजम्पशंस। ये इस टाइप की रिसर्च होती है जो किसी भी टॉपिक के बारे में जनरलाइज फैक्ट्स क्रिएट करने में हेल्प करती है। और कॉमन क्वांटिटेटिव मेथड में क्या क्या हो सकते हैं? एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डेड, जो भी हमने नंबर्स में कि नंबर ऑफ टाइम, कितने नंबर ऑफ टाइम पर्सन ने इस तरीके से बिहेव किया, सर्वे, सर्वे के फॉर्म में जो भी हमारे पास क्वेश्चन में डेटा होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, ये सब क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर यूज होने वाले मेथड्स हैं। ये सब रिसर्च नहीं है क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर यूज होने वाले क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं। जहां पर भी डेटा हमें क्वांटिटी में मिलेगा, क्वांटिटेटिव मेथड हो जाएगा। बिल्कुल इसका उल्टा है क्वालिटेटिव, यानी क्वालिटी। क्वालिटी मतलब सब्जेक्टिव, क्वालिटी का मतलब होता है कि चीजें कितने डिटेल में है आपके पास, तो इनको एक्सप्रेस किया जा सकता है वर्ड्स में। यहाँ पे थॉट्स, कॉन्सेप्ट्स, एक्सपीरियंसेस का जो है कलेक्शन होता है, और यहाँ पे इन डेप्थ इंसाइट्स होती है टॉपिक के बारे में। कई बार ये चीजें मिसअंडरस्टूड भी हो जाती हैं, वेल अंडरस्टूड नहीं होती हैं। लेकिन अगर हम कॉमन क्वालिटेटिव मेथड की बात करें तो हम यूज करते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, मतलब हमने एक टॉपिक दिया और पर्सन ने डिटेल में अपनी बात कह दी। ऑब्जर्वेशन, जो भी हमने डिटेल में ऑब्जर्वेशन किए हैं, स्टेटमेंट की फॉर्म में, वर्ड लिटरेचर की फॉर्म में, ये सारी चीजें यहाँ पे कलेक्ट की जाती हैं। इतना पॉइंट समझने के बाद अगर आप इस तरीके का आंसर प्रिपेयर कर लेते हैं तो 3 मार्क्स में ये मोर देन इनफ है, और फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। फुल मार्क्स मतलब 100% फुल मार्क्स इस टॉपिक पर आपको मिलेंगे। पूछा भी बहुत जाता है ये, तो ये नोट्स में तो रहेगा ही, फिर भी आपको पूरा समझा देती हूँ। जो भी हमने बात की थी उसी पर है कि ये इट फोकसेस ऑन टेस्टिंग थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस एंड इज एनालाइज थ्रू स्टैटिस्टिकल मैथड। स्टैटिस्टिकल मैथड, ठीक है। और ये आइडिया फॉर्मुलेट, आइडियाज को एक्सप्लोर करने के लिए यूज होता है, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने के लिए होता है। और यहाँ पे जो कैसे एनालाइज होता है? बाय समराइजिंग, कैटेगराइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग। मतलब जाहिर सी बात है, डिटेल्ड हो जाता है, क्वालिटेटिव है तो। ये नंबर, ग्राफ और टेबल में रिप्रेजेंट होता है, ये वर्ड्स की फॉर्म में, आपको स्टेटमेंट्स की फॉर्म में दिखेगा। यहाँ पे कई रिस्पोंडेंट्स की जरूरत होती है, और ये कम रिस्पोंडेंट में भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो आपको कहानियां मिलने वाली है ना, डिटेल में चीजें मिलने वाली हैं, तो वो कम लोग भी देंगे तो भी बहुत सारा डेटा हो जाएगा। और क्वालिटेटिव में क्या होगा? आपको कई रिस्पॉन्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लिमिटेड होते हैं। जैसे अगर मैं सर्वे की बात करूं, अगर हम किसी पर्सन से वीडियो में एक फीडबैक लेते हैं, तो वो बातें जो भी कह रहा है डिटेल में वो भी बहुत हैं। लेकिन अगर हमने किसी से सर्वे लिया है स्टार की फॉर्म में, मार्किंग की फॉर्म में, है ना, तो अगर उसने हमको 5 स्टार दे दिए तो हम लगेगा एक ही तो रेटिंग हुई है हमारे पास, तो हमें 10 लोग कम से कम चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे ज्यादा और कम रिस्पोंडेंट की जरूरत हो जाती है। क्लोज क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, या ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। और इसकी की टर्म्स है टेस्टिंग, मेजरमेंट, ऑब्जेक्टिविटी, रेप्लिकेबिलिटी, और ये की टर्म्स यहाँ पर ये हो जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं साइकोलॉजिकल इंक्वायरी की? यहाँ पे ट्रू जीरो पॉइंट की कमी होती है। साइकोलॉजिकल मेजरमेंट डू नॉट हैव अ जीरो पॉइंट। जो भी हम स्कोर लेते हैं वो किस किस वैल्यू के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि साइकोलॉजी में कुछ भी जीरो नहीं होता, कुछ भी 100% नहीं होता। तो प्रॉब्लम यह आ जाती है कि जो रिलेटिव वैल्यू है वो क्या है, किसके सापेक्ष हम बात कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम आती है, जिसको हम ट्रू जीरो पॉइंट कहते हैं, वो यहाँ पर नहीं होता है। रिलेटिव नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल टूल, जो भी साइकोलॉजिकल टूल यूज होते हैं, जैसे कि हमने कोई अर्बन चिल्ड्रन के लिए टेस्ट डेवलप किया है, तो वो ट्राइबल चिल्ड्रन पे अप्लाई नहीं होगा। तो अपने साइकोलॉजिकल टूल्स का भी तो अपना नेचर होता है, इनका जो नेचर होता है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी साइकोलॉजिकल इंक्वायरी में। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, अगर क्वालिटेटिव डेटा है और उसका सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन हो रहा है, तो वो इतना सब्जेक्टिव हो जाता है कभी कभी कि वो एक जगह पर अप्लाई करा तो दूसरे में जाके उसके रिजल्ट ही बदल जाते हैं। मतलब आपका किसी चीज के बारे में ओपिनियन है और वो मैं जाके जबरदस्ती दूसरे को मनवाऊं कि नहीं भैया ऐसे ही होना चाहिए, कैसे पॉसिबल है ना? तो ये चीज भी यहाँ पे थोड़ा दिक्कत करती है। इसके अलावा
क्या हमें एथिक्स फॉलो करने चाहिए जब हम कोई रिसर्च करते हैं। अब हम ये चैप्टर के एंड में आ गए हैं, इसका केस स्टडीज से कुछ लेना नहीं है, एक जनरल बात हो रही है कि क्या एथिकल गाइडलाइंस यूज होनी चाहिए। पार्टिसिपेशन वॉलंटरी होना चाहिए, जबरदस्ती पकड़ के कि हम भैया तुम्हारे बारे में केस स्टडी करेंगे, जब तक उसकी इच्छा नहीं है हमें नहीं करना चाहिए। इन्फॉर्म्ड कंसेंट हम इसे कहते हैं, एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट हम लेते हैं। और पार्टिसिपेशन भी वॉलंटरी होना चाहिए। हम उसकी फैमिली से डिटेल लेना चाहते हैं पर वो नहीं देना चाहते हैं डिटेल्स हमें, तो हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। डिब्रीफिंग होनी चाहिए, पार्टिसिपेंट्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद इंफॉर्मेशन कि जो भी पार्टिसिपेंट्स उस हमारी रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी टाइप की हो, केस स्टडी हो, क्वालिटेटिव रिसर्च हो, क्वांटिटेटिव हो, इंटरव्यू हो, जो भी आप अभी तक पढ़कर आए हैं, जितनी भी रिसर्च, उनमें हम अपने क्लाइंट के संग करने के वाले हैं उसे पता होना चाहिए। डीब्रीफिंग होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसके संग नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ऐसा ना हो कि हम कुछ भी करते जा रहे हैं तो उससे हमारे रिजल्ट पे भी फर्क आने लगेगा। ठीक है, जो भी रिजल्ट्स निकल कर आते हैं वो हमें उसके साथ शेयर करने चाहिए। उसको पता चलना चाहिए कि जो भी उसने हमारे संग पार्टिसिपेशन किया है तो उसका रिजल्ट क्या निकला है। लेकिन साथ ही साथ हमें डेटा सोर्सेज की कॉन्फिडेंशियलिटी का भी ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि हम उसके रिजल्ट्स को जाके न्यूज़पेपर में प्रिंट करा दें, नहीं, हमें उसको उतना ज़्यादा पब्लिक नहीं करना है। सिर्फ उस पर्सन से तो शेयर करेंगे लेकिन सारी दुनिया को हम जाकर नहीं बताएंगे। और ना ही कभी भी हम उस रिजल्ट को एज एन एग्जाम्पल फर्दर किसी रिसर्च में यूज करेंगे नाम लेकर। जैसे कि आप जब प्रैक्टिकल्स भी करते हैं साइकोलॉजी में तो ये चीज़ कही जाती है कि कभी भी नाम नहीं लिखा जाएगा जिस पर भी आपने एक्सपेरिमेंट अप्लाई किया है ना। तो कॉन्फिडेंशियलिटी को भी मेंटेन करना है। ये पॉइंट्स हैं, मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिए हैं, नोट से आप देख लीजिएगा और नोट्स रिसीव कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर। आई मीन उससे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम पर भी हमारा बहुत सारा कंटेंट रहता है, वो मैं वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वहाँ पे शेयर करती हूँ। तो ये जो है मैंने क्लास 11th के लिए ही डेटा बनाया। और हाँ, साथ में एमए साइकोलॉजी के बच्चे भी हमारे साथ, बहुत बड़ी हमारी कम्युनिटी होती जा रही है एमए साइकोलॉजी की, बहुत बच्चे जो हैं वो साथ में जुड़ रहे हैं। तो जो लोग भी बेसिक्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए क्लास 11 साइकोलॉजी सबसे अच्छी चीज़ है पढ़ने के लिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। चैप्टर नंबर 2 आज खत्म हो गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये, काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर भी है, अच्छे मार्क्स प्रोड्यूस करता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। अब तो नेक्स्ट वीडियो का हमारा नेक्स्ट चैप्टर का ही होगा, चैप्टर नंबर 3 का होगा। तो उसमें आपसे मिलेंगे और अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।